आज का टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट वेट एंड ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 11th और 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये IIT जेई और नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या है एक्चुअल में कि जो रिएक्शंस हैं, जो हम स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शंस की कैलकुलेशन करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो करने वाले हैं, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं हूं नितेश सर, मेधावी एजुकेशन से। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इक्विवेलेंट वेट आखिर में क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि इक्विवेलेंट वेट इज द प्रोपोर्शनल मास। ठीक है, ये क्या है हमारा प्रोपोर्शनल मास है ऑफ केमिकल एंटिटीज विच कंबाइन और डिस्प्लेस अदर केमिकल एंटिटीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंबाइन एंड और डिस्प्लेस। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्लियर नहीं हो पा रही है, हम जानते हैं। ठीक है, इसको समझने का तरीका क्या है? अब आप एक रिएक्शन लीजिए। ठीक है, मैं एक रिएक्शन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे हमने लिया कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करेंगे तो देखेंगे कि हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, ये तो बैलेंस था। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 2। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2H2। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन लगा और 1 मोल ऑक्सीजन लगा, तो ये देगा हमें 2 मोल वाटर। ठीक है, तो जब हमने ये देखा तो हमको ये समझ में नहीं आया कि भाई हमने तो मोल कंसेप्ट निकाला, तो एक एक मोल से एक एक मोल रिएक्ट करके यहाँ पे 2 मोल होना चाहिए था, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इस कंसेप्ट को दूर करने के लिए, इस जो एनामोली आई मोल कंसेप्ट की वजह से इसको दूर करने के लिए हमने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, क्या होता है कि आप एक वेट बैलेंस लीजिए, आप एक तराजू लीजिए जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, हमने इस तराजू में दो तरफ, एक तरफ हाइड्रोजन रखा, एक तरफ ऑक्सीजन रखा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन रखा है H2 और यहाँ पे रखा है O2। तो क्या अगर मैं यहाँ पे 1 मोल लूँ और यहाँ पे भी 1 मोल लूँ, तो क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये बैलेंस्ड है? अब देखिए 1 मोल ऑक्सीजन यानी कि 32 ग्राम्स। ठीक है, और यहाँ पे 1 मोल मतलब 4 ग्राम्स। ठीक है, तो वेट वाइज अगर आप देखेंगे तो ये बराबर नहीं है, मतलब एक तरह से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे 1 मोल इसका लूंगा और 1 मोल इसका लूंगा। क्यों? क्योंकि इसके 1 मोल के लिए यहाँ पे इसको 2 मोल चाहिए। यहीं पे कंसेप्ट निकल के आता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट वाला, जो कि हमारी इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो होगी, लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो वो बात की बात है। अभी की बात क्या हो रही है कि ये बैलेंस नहीं हो पाया। ठीक है, बैलेंस नहीं हो पाया, तो एक ऐसी क्वांटिटी खोजनी थी हमें जो कि इन चीज़ों को बैलेंस करके चले। ठीक है, एक ऐसा प्रोपोर्शन निकालना था जिसमें हमें पता चल जाए कि इस प्रोपोर्शन में लें तो हम इसको रिएक्ट करवा सकें। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने क्या किया कि प्रोपोर्शनल मास लेना शुरू किया। अब बात ये आती है कि हम ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, ये जो 2 मोल निकाला, ये 1 मोल निकाला, ये 2 मोल निकाला, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कब आई? जब हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया। अगर हमें ऐसे ही दे रखा है तो क्या हम नहीं निकाल पाएंगे? तो ये भी एक चीज़ थी मोल कंसेप्ट में, बहुत बड़ी दिक्कत दे रही थी। इसकी वजह से हमें एक और यही कंसेप्ट को वापस से रीडिफाइन करना पड़ा कि इक्विवेलेंट वेट लेते हैं तो बहुत ही आराम से हो जाएगा। ठीक है, लेटर जो वीडियो है हमारे उसमें हम बाद में देखेंगे कि कोई भी रिएक्शन हो उसमें ग्राम इक्विवेलेंट, जो कि इसी से रिलेटेड टॉपिक है, वो हमेशा इक्वल रहेगा सबका। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी, रिएक्टेंट में भी सबका, प्रोडक्ट में भी सबका। ठीक है, तो हम ये चीज़ डेवलप करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट आखिर में क्या होता है? तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है
ठीक है, जो हमें बताया जाता है। इसका डेरिवेशन आपको नहीं है, लेकिन इसका यूज़ आपको बहुत सारा है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ है वो भी समझ लीजिए। आपकी 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी, ठीक है, 11th में रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह है, इक्विलिब्रियम है, ठीक। तो ऐसे चैप्टर्स में इक्विवेलेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो आप कंसंट्रेशन का टर्म निकालते हैं नॉर्मेलिटी, उसमें भी इक्विवेलेंट वेट बहुत ज़्यादा आता है, मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन ये एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो एक कंसेप्चुअल वीडियो होने वाला है, इसमें आप क्वेश्चंस की उम्मीद बहुत ज़्यादा मत करिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसकी फॉर्मूला क्या निकल के आता है वो देखते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से, ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। कोई कोई इसको नॉर्मेलिटी फैक्टर भी बोलता है, ठीक है, कोई इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलता है। तो सब ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या याद रखना है कि एक फैक्टर निकालना है जिससे हमें डिवाइड करना है किसको, मॉलिक्यूलर वेट को, यानी कि W को, मोलर मास जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। मोलर मास से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये बस ये याद करिए कि ये फैक्टर निकालना है हमें, ठीक है। ये फैक्टर निकालना ही इंपॉर्टेंट है। फैक्टर निकाल लेंगे तो बाकी सारा मोल कंसेप्ट वाला ही कंसेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये x की वैल्यू, ये जो फैक्टर है वैलेंस फैक्टर, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग केसेस में, ठीक। तो सबसे पहला जो केस है हमारा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाएगा। तो इस केस में E की जो वैल्यू होगी, यानी कि इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी एटॉमिक वेट। अब एलिमेंट है तो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर वेट तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब ये जो x है, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, वैलेंसी, उस एलिमेंट की वैलेंसी, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मल्टीपल वैलेंसी शो करते हैं, लेकिन हम कॉमन वैलेंसी की बात करेंगे यहाँ पे। ऐसे एलिमेंट्स को हम नहीं लेंगे, ठीक है। वो अगर वो एलिमेंट्स होते भी हैं तो वो रेडॉक्स रिएक्शन में हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एटॉमिक वेट या और डिवाइडेड बाई उसकी वैलेंसी, ठीक। तो इसको अगर एक्सप्रेशन में निकालना है तो a बाई एक्स, ठीक। तो कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन है जैसे हमारे पास, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, ठीक है। तो इसकी E कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट होता है 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 1, ठीक है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होती है, ठीक। जनरल वे में 2 होती है हमेशा। तो E इज इक्वल्स टू 16/2, यानी कि 8, ठीक है। इसी तरह हमारी कार्बन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैलेंसी होती है 4, E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12/4, यानी कि 3, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग, अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला हमारा एटॉमिक वेट लेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको वैलेंसी से, उसकी वैलेंसी से, उस एलिमेंट की वैलेंसी से, तो हमारा निकल के आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। आसान कंसेप्ट है। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, और वो है हमारा एसिड, ठीक है। इस केस में E इज इक्वल्स टू आता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट। एसिड का कोई मॉलिक्यूलर वेट होगा, डिवाइडेड बाई उसकी बेसिसिटी। नाउ व्हाट इज बेसिसिटी, ठीक है। बेसिसिटी किसी एसिड की वो टेंडेंसी है कि वो कितना H प्लस आयन लूज करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। सीधी सीधी बहुत ही इजी लैंग्वेज में बात ये आती है कि हाउ मेनी H प्लस आयन एन एसिड कैन लिबरेट इन एक्वस सॉल्यूशन, वो उसकी क्या होती है, बेसिसिटी, ठीक। तो मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइडेड बाय उसकी बेसिसिटी। तो इसको अगर हम निकालें तो ये जाएगा W बाई एक्स, ठीक। तो ये x की वैल्यू हम कैसे निकालें, जैसे कि हमारे पास HCl है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जब भी ये पानी में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो ये 1H प्लस रिलीज करेगा,
1H प्लस रिलीज करेगा, यानी कि इसकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। हमें फोकस x पे करना है, मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकाल ही लेंगे अब, ठीक है। आप मोल कंसेप्ट वाले वीडियो देखे, आप मॉलिक्यूलर वेट आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। HCl हुआ, H2SO4, इसमें आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन आयन हम लिबरेट कर सकते हैं, तो इसकी इसमें x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, CH3COOH, ठीक है। अब देखिए, जितने भी हाइड्रोजन काउंट होते हैं कंपाउंड में, जरूरी नहीं कि x की वैल्यू भी उतनी ही हो, ठीक है। हाइड्रोजन वो निकल के आता है, H प्लस आयन वो लिबरेट होगा जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होगा वही लिबरेट हो। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये 3, ये तो कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये कार्बन से जुड़े हुए हैं तो ये लिबरेट नहीं होंगे, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1, डिस्पाइट कि इसमें हाइड्रोजन की जो नंबर्स थे वो कितने थे 4, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक, समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर हम दूसरे एग्जांपल देखें तो हमारे पास है H3PO4 H3PO2 सॉरी PO3 एंड H3PO2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले याद रखिए फॉस्फोरिक एसिड की जितनी भी सीरीज है उसमें सबसे पहले P डबल बॉन्ड O बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने बने 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा लीजिए, ठीक है। अब यही हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट होंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई 3। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे H3PO3 में तो यहाँ पे वो, अब ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं बचे हुए, और यहाँ पे है आपका हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन रिलीज होंगे, ये वाला हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा क्योंकि दिस इज अटैच टू फॉस्फोरस, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इसी तरह H3PO2 अगर आप बनाएंगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये हाइड्रोजन आपका रिलीज होगा सिर्फ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन मतलब H प्लस कितना रिलीज होने वाला है, तो वो कैसे निकालना है, जो कि आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो वही हाइड्रोजन, वही H प्लस रिलीज होगा इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो ये हो जाएगा आपका H2SO4 का कितना होता है 98 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू क्या है इतनी, यहाँ पे 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 49, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राम होगा या AMU लिख लीजिए, ठीक है। जिस तरह से आपको देखना हो, मोल में देखना होगा तो ग्राम, ठीक, और एटॉमिक लेवल पे देखना होगा मॉलिक्यूलर लेवल पे तो AMU या U, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, ठीक। ये सबसे ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन था, मतलब पोर्शन था इसका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, ठीक है। इसके बाद तो बाकी सब बहुत ही कॉमन सेंस वाले चीजें हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह बेस, तो बेस में क्या होगा, बेस में E इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई, एसिड के केस में बेसिसिटी थी तो बेस के केस में क्या होगा एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी क्या होगी, एसिड के केस में क्या था H प्लस आयन रिलीज हो रहा था, बेस के केस में क्या होगा OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, एसिडिटी क्या होगी नंबर ऑफ OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास KOH, ठीक। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 OH माइनस ही रिलीज हो पाएगा, जैसे NaOH, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी होगी 1, CaOH होल ट्वाइस, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, अब यहाँ पे देखिए 2 OH माइनस रिलीज हो सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान।
जैसे कि आप निकाल लेंगे कि हाउ मैं व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट यानी कि E इज इक्वल्स टू कितना आएगा, NaOH का होता है 40 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 40 ग्राम हो जाए, चाहे यूनिट ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ, तो कंपाउंड का कैसे निकालेंगे। ठीक है, कुछ लोग इसको सॉल्ट में कंसिडर कर लेते हैं, बट सॉल्ट में कंसिडर करना आप ठीक है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट उसके अलावा भी और भी कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे इसको, तो कंपाउंड के लिए ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन कटायन और एनायन। ठीक है, एनायन ज़्यादा केसेस में मत लीजिएगा, आप कैटायन ही लीजिए, प्रेफर करिए कि आप कैटायन का चार्ज निकाल लें टोटल। ठीक है, तो आपको आराम से निकालने को मिलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल एटम होता है। जहाँ तक जब भी आप मतलब केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो कैटायन होगा ज़्यादातर सेंटर में रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सेंट्रलाइज चार्ज रहेगा वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एनायन में क्या होता है, स्प्रेड होता है थोड़ा सा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो जितना कैटायन है उतना ही एनायन है, बट कैटायन निकालना ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप कैटायन पे ज़्यादा फोकस करें, अनायन पे फोकस ना करें। ठीक है, जैसे कि हम निकालें NaCl है, ठीक है, सॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, Cl पे एक माइनस होगा, Na पे कितना होगा, 1 प्लस होगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे देखिए Na के ऊपर एक प्लस होता है और दो Na है, 2 Nas हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एट कैटायन पे कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमें x की वैल्यू पे फोकस करना था, हमने किया। ठीक, तो x की वैल्यू किस तरह से निकालनी है, जब कंपाउंड होगा तो क्या होगा, समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या होगा। ठीक, तो आयन होगा तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ हो जाएगी कि E इज इक्वल्स टू हो जाएगा उसका वेट यानी कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन आयन। ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक, समझ में आ रहा होगा, जैसे कि कंपाउंड में था वैसे ही आयन, अब आयन है तो डायरेक्ट, अब चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, बात बहुत ही आसान हो जाएगी। तो जैसे कि ये है CO3 2 माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस है सीधे सीधे, तो वही x की वैल्यू भी हो जाएगी। ठीक, जैसे कि Al 3 प्लस है, तो यहाँ पे 3 प्लस चार्ज पहले से ही है, तो x की वैल्यू वेरी इजी। ठीक है, कोई पूछता है आपको कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al 3 प्लस, ठीक, तो अल्युमिनियम का वेट कितना होता है, 27 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 9। ठीक है, समझ आ रहा है। बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल है। ठीक है, अब आयन होगा तो क्या होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसी का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये हमारा किसका पार्ट है, रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, उस टाइम हम इसको देखेंगे ज़रूर। ठीक है, उसी टाइम पे काम आएगा हमारे क्लास 11 में। क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू इस केस में हो जाता है W सीधे सीधे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई। ठीक है, अब इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आप क्या चूज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला होता है, या तो आप इसको ले सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, या आप इसको और क्या ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो लास्ट हमने दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग रिएक्शन, इसको आप प्रेफर करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, चाहे आप स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो जैसे कि IIT JEE या नीट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है ये फाइंड आउट करना, और ये बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकाल रहे होंगे तो हो सकता है कि आप कहीं गलती कर दें, लेकिन अगर ये निकालेंगे तो ये आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अभी नहीं कराऊंगा, जब मैं रेडॉक्स रिएक्शन कराऊंगा और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब इसके एग्जाम्पल आपको दूंगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन आपको क्लास 10th के लेवल से रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ का रेडॉक्स रिएक्शन का लेवल और क्लास 11 के रेडॉक्स रिएक्शन का लेवल में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसकी मदद से हम क्या निकालने वाले हैं, हम बेसिकली कहाँ जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं ग्राम। ठीक है, नाउ व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, तो इसका हमने फॉर्मूला निकाल रखा है, EQ इसको बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। समझ में आया। तो देखिए गिवन मास है, नीचे कोई इक्विवेलेंट वेट टाइप का है, तो कुल मिला के ये किस तरह का कंसेप्ट है, मोल जैसा। ठीक है, मोल। ठीक, एक तरह से हम इक्विवेलेंट मोल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ लोग इसको इक्विवेलेंट मोल भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, कुछ लोग इसको ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो जिस भी नाम से बुलाया जा रहा हो सब सही है। ठीक है, आपको क्या समझ में आना चाहिए कि आपसे क्या बोला गया है, मास जो दिया गया हो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट से उसको डिवाइड करना है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मोल ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, तो हमारे पास EQ की वैल्यू कितनी आएगी, गिवन मास कितना है यहाँ पे 49 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि H2SO4 का कितना होगा 98 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2, 2 से 2 ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट मोल निकल के आया हमारा 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में। ठीक है, या ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसी में एक जनरल एक्सप्रेशन भी निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, गिवन मास, इसको हम लोग W छोटा w स्मॉल w से कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि कैपिटल W मोलर मास डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो अब ये x जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा W बाई W गलती हो गई इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, n से, स्मॉल n से, इंटू एक्स। तो हमारा EQ की वैल्यू कितनी आ गई, EQ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू बैलेंस फैक्टर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जब नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो हम क्या निकाल रहे होंगे, यही निकाल रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया। ये एक्सप्रेशन आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसका यूज़ क्या है तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन लिया था, तो हमने रिएक्शन लिया था H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें अगर तो इसको बैलेंस करेंगे वापस से 2 और यहाँ पे आया 2। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका मोल्स का रेशियो कितना था 2:1:2।
ठीक है, ये हमारा मोल्स का रेशियो है। अगर हम वेट का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 4:32:36। 2 मोल से H2 कितना होगा, 4 ग्राम। O2 1 मोल O2 कितना होगा, 32, एंड 2 मोल्स वाटर कितना होगा, 36, क्योंकि 1 मोल कितना होता है, 18। ठीक है, इसको एक नॉर्मल रेशियो में निकाल लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 1:8:9। समझ में आया? यानी कि सीधी सीधी बात ये निकल के आई कि अगर 1 ग्राम H2 है, that is equivalent to 8 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 9 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको कैसे देखेंगे, अगर आप जैसे मैं बोलूँ कि नंबर्स को मान लीजिए कि आप एक वॉल्यूम है, ठीक है, और जो मोल्स है वो, मतलब मोल नहीं, वेट जो है उसका, वो इक्विवेलेंट जो है वो एक कॉमन वेट जैसा है। ठीक है, तो जैसे आपने लिया 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई, तो रुई जो है, कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो आप मान लीजिए कि हाइड्रोजन जो है वो एक लोहा है 1 किलो, ठीक, उसके सामने अगर आपको बैलेंस करना होगा तो 1 किलो रुई जो है वो उसका 8 टाइम्स आपको दिखेगा। ठीक है, वो बैलेंस करने के लिए एक एजम्पशन लीजिए, ऐसा होगा नहीं, एक एजम्पशन है, इसको समझने का तरीका क्या है। आपने क्या किया, 1 किलो लोहा लिया, ठीक, आयरन लिया, एंड 1 केजी कॉटन लिया, तो ये एक्सपेंडेड रूप में आपको 8 टाइम्स दिखेगा, और वाटर जो है वो 9 टाइम्स दिखेगा इसके कंपैरिजन में, मतलब इसके प्रोपोर्शन में। लेकिन सबका जो पावर है, जो एक्चुअल जो ग्रेविटी पे का जो ग्रेविटी उस पर काम कर रही है वो सबका सेम है, तो ये प्रोपोर्शनल है सिर्फ, लेकिन काम उतना ही करेंगे। ठीक है, ये 1 ग्राम ही रिक्वायर्ड है 8 ग्राम को डिस्प्लेस करने के लिए। ठीक है, और तभी ये 9 ग्राम बनेगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह से इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम ऑफ H2 इज इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ O2 इज इक्विवेलेंट टू 9 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, ये इक्विवेलेंट है। अब इनका हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो हमारे पास मास कितना है, 1 ग्राम H2 है, 8 ग्राम O2 है, और 9 ग्राम क्या है, H2O। ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, तो जब निकालेंगे तो कितना आएगा, गिवन मास होगा ये, ठीक, डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, H है, सीधे एलिमेंट ही है वो तो, ठीक है। तो जब एलिमेंट होगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन का, क्योंकि 1/1, तो ये कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 16/2 सीधे सीधे 8, तो ये हो जाएगा 8/8 यानी कि 1। इसको भी हम लोग निकालेंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडेड बाई 9 से, क्यों, क्योंकि H2O है, H2O का वेट कितना होता है, 18, डिवाइडेड बाई कितना चार्ज है, अगर हम देखें तो H पे अगर 1 चार्ज होगा तो 2 हाइड्रोजन है, तो वो मतलब 2 प्लस हो जाएगा, तो 2 डिवाइड टू 9, तो इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो ये कितना आ जाएगा, 1। यानी कि इस रिएक्शन में, इस रेशियो में सबका ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो बराबर है। यानी कि किसी भी रिएक्शन में, इस रिएक्शन की अगर हम बात कर ले, चलिए इसी रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये निकल के आता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O। ठीक है, एनी रिएक्शन है अगर A प्लस बी प्लस, सॉरी, गिव्स C प्लस D, चाहे जो भी ले लीजिए, इसमें सबका ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होना चाहिए, तब रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, बिना रिएक्शन देखे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद एग्जांपल, सॉरी, विद द यूज ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो इससे हमें क्या निकाल के आ सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 is equals to gram equivalent of, sorry, H2 बोल रहा हूँ, A, B is equals to gram equivalent of C is equals to gram equivalent of D। समझ में आया? आप कहीं पे भी जाइए, आपको रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्टोइकियोमेट्रिकली बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है तो। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें न्यूमेरिकल एज सच कुछ भी नहीं है।
ठीक, न्यूमेरिकल्स जब होंगे तो वो तो चैप्टर्स में रहेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अभी के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर जो आपका नॉर्मेलिटी पे आएगा क्लास 12th में सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में क्वेश्चंस पोस्ट करिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।